हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चैप्टर 10 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चैप्टर 10 की, तो चैप्टर 10 की हमने आपको केवल 4 से 5 लेक्चर में ही हमने आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। अभी तक अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं इस चैप्टर के, हमने सभी की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर 10 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है आपको पता है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है। तो इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है ये कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। तो इंसुलिन आपको याद रखना है कि 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, 2 ही श्रृंखलाएं होती है इंसुलिन के अणु में, और दोनों श्रृंखलाएं किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, मानव निर्मित अन्न है। तो सबसे पहले जो मानव निर्मित अन्न है वो कौन सा तैयार किया गया था, तो आपको याद रखना है ट्रिटिकेल। मानव निर्मित अन्न अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है ट्रिटिकेल। क्या याद रखना है, ट्रिटिकेल। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सोनेरा 64 और लर्मा रोजा 64A किसकी किस्म है। तो आपको बताना है किस पौधे की प्रजातियां हैं सोनेरा 64 और लर्मा रोजा 64A। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों ही किसकी प्रजातियां हैं, गेहूं की प्रजातियां, यानी आपको याद रखना है ट्रिटिकम एस्टिवम या गेहूं की ही दोनों प्रजातियां हैं, लर्मा रोजा 64A और आपको याद रखना है सोनेरा 64। ये दोनों किस पादप की प्रजातियां हैं, तो गेहूं की यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक कहलाता है। किसी भी जीवित जीवधारी के द्वारा अगर कोई यौगिक उत्पन्न होता है, कंपाउंड उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं जैव अणु। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जैव अणु। क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। ठीक, या बायो मॉलिक्यूल आप इंग्लिश से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखना है। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम बताना है। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसका सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक तैयार किया गया था, मतलब ट्रांसजेनिक रूप से तैयार सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो आपको याद रखना है तंबाकू। क्या याद रखना है, तंबाकू आपको याद रखना, ये जो है सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल है। अगला क्वेश्चन है, वायोपायरेसी किससे संबंधित है। तो वायोपायरेसी आपको याद रखना है जैव चोरी से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैव चोरी से संबंधित है। कहीं कहीं पे आपको इसका आंसर यह भी मिला होता है कि जीन्स की खोज से संबंधित है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो वायोपायरेसी किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है जैव चोरी से संबंधित। किससे संबंधित है, जैव चोरी से। अगला क्वेश्चन है, जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए प्रशासकीय आज्ञा पत्र क्या कहलाता है। तो जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उनके लिए जो आज्ञा पत्र लिया जाता है या एक प्रकार से अधिकार जो प्रदान करता है किसी भी जैविक पदार्थों के लिए या जैविक संसाधनों के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वायो पेटेंट। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वायो पेटेंट। या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं जैव एकाधिकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं वायो पेटेंट। क्या लिख सकते हैं आप, वायो पेटेंट आप लिख सकते हैं, या जैव एकाधिकार भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक। तो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, तो आपको लिख लेना है जैव अणु। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो जीवित जीवधारियों द्वारा जो उत्पन्न अणु होते हैं वो कहलाते हैं जैव अणु। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मक्का में नरवंध्यता के कारण होती है। किसके कारण होती है, मतलब मक्का में जो नरवंध्यता हो जाती है किसके कारण होती है, तो आपको याद रखना है कोशिका द्रव्यीय अनुवांशिकता। कोशिका द्रव्य में अनुवांशिकता अगर गड़बड़ हो जाती है तो कोशिका द्रव्यीय अनुवांशिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्यीय अनुवांशिकता। कोशिका द्रव्यीय अनुवांशिकता। ठीक, तो ये हो गया कोशिका द्रव्यीय अनुवांशिकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम बताना है। बीटी कपास में हम जिस जीन को स्थानांतरित कराते हैं या कीटरोधी प्रोटीन को स्थानांतरित कराते हैं उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है क्राई प्रोटीन। क्या नाम है उसका, उसका नाम है क्राई प्रोटीन। क्या नाम है, क्राई प्रोटीन आपको याद रखना है, क्राई प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्रथम ट्रांसजेनिक या पहला ट्रांसजेनिक जो है कब पेटेंट हुआ? सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक है ये कब पेटेंट हुआ? तो आपको याद रखना है 1889 में। कब? 1889 में, यानी 1889 में सबसे पहले जो पेटेंट हुआ था ट्रांसजेनिक जंतु, वो कब हुआ था? 1889 में पेटेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्टेम सेल किस प्रकार की जैविक कोशिकाएं हैं? तो स्टेम सेल जो होती है ये एक प्रकार की अविभेदित, स्टेम सेल जो होती है ये अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है। ये अविभेदित स्टेम सेल जो होती हैं ये अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लावर सार किसकी ट्रांसजेनिक किस्म है? आपको बताना है, हमने आपको बताया भी था कि जो हमारी फ्लावर सार है ये किसकी ट्रांसजेनिक किस्म है? तो ये टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है। किसकी ट्रांसजेनिक किस्म है? टमाटर की, हमने आपको बताया था। और ये टमाटर की एक ऐसी ट्रांसजेनिक किस्म होती है जो कि लंबे समय तक नहीं सड़ता। ये टमाटर, मतलब ये टमाटर जो है, अगर ट्रांसजेनिक टमाटर फ्लावर सार तैयार कर लिया जाए, ज्यादा लंबे समय तक ये क्या रहता है? सही तरीके से बना रहता है, यानी सड़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण कर लेते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं ट्रांसजीव। क्या बोलते हैं? ट्रांसजीव बोलते हैं। ऐसे जीवों को हम ट्रांसजीव क्या बोलते हैं? ट्रांसजीव। इसको थोड़ा आपको सही बना लेना है, ट्रांसजीव। क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसजीव। ठीक, तो आपको याद रखना है कि वे जीव जो किसी दूसरे जीव के जीन को धारण कर लेते हैं वे ट्रांसजीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा का उपयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो आपको याद रखना, ट्राइकोडर्मा का उपयोग जो है कवक रोगों के जैव नियंत्रण में किया जाता है। अगर कवक से होने वाला कोई रोग है तो उसके जैविक नियंत्रण में, तो आपको याद रखना कवक रोग के जैव नियंत्रण में, कवक रोग के जैव नियंत्रण में। ठीक, तो कवक रोग के जैव नियंत्रण में किसका यूज किया जाता है? ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है कवक रोग के जैव नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन है, SCID। सबसे पहले तो SCID का आपसे पूरा नाम पूछा जाता है पेपर में, तो आपको पूरा नाम याद रखना है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्या याद रखना है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अगर आपसे ये पूछ दे कि SCID है क्या, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है क्या, तो आपको याद रखना है यह एक वंशानुगत रोग होता है। कैसा होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग होता है। तो आपको याद रखना है यह एक वंशानुगत रोग होता है। एक वंशानुगत रोग होता है, एक वंशानुगत रोग। एक वंशानुगत रोग होता है। ठीक है, तो SCID क्या है? तो एक वंशानुगत रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वीटी विष प्रोटीन किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो जो वीटी जीन होते हैं या बीटी जीन के अंदर जो विष प्रोटीन है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपको याद रखना है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या याद रखना है आपको? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या याद रखना है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये आपको याद रखना। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु के द्वारा बीटी विष प्रोटीन जो है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम बताइए। तो एक महत्वपूर्ण कीटनाशक होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो सेम आप लिख सकते हैं इसमें भी बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इसका राइट आंसर भी आपका हो जाएगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या होता है? एक कीटनाशक होता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम आपसे पूछे तो आपको बताना है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो सेम चीज आपको लिख लेना है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस भी आपको लास्ट वाले में लिख लेना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, NIF जीन किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? NIF जीन किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है जो NIF जीन होते हैं ये पाए जाते हैं राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? ये पाए जाते हैं राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, और राइजोबियम कहां पाई जाती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो दाल कुल की जड़ें होती है, यानी जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है हमारा, लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाई जाती है ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, जो कि लेग्यूमिनेसी या दाल कुल की जड़ों में पाया जाता है, और इसके अंदर NIF जीन जो है उपस्थित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरफेरॉन किस तरह के प्रोटीन होते हैं? तो इंटरफेरॉन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है, कई बार बताया है
कि इंटरफेरॉन जो है प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। ऐसे प्रोटीन होते हैं जो विषाणुओं के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, तो ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। तो आपको याद रखना है प्रतिविषाणु प्रोटीन, प्रतिविषाणु प्रोटीन, प्रतिविषाणु प्रोटीन। तो ये जो इंटरफेरॉन होते हैं प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, यानी वायरस को नष्ट करने का काम करते हैं, एक ऐसे प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोगों के कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रथम परजीवी गाय है, यहां पे परजीवी लिख गया था धोखे से, आपको बनाना है प्रथम परजीवी, आपको बना लेना है परजीवी गाय। ठीक है, क्या बनाना है आपको? परजीवी। तो प्रथम परजीवी गाय कौन सी है? तो आपको याद रखना है प्रथम परजीवी जो गाय है, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या है? रोजी। क्या है? रोजी। रोजी जो है ये प्रथम परजीवी गाय होती है। ठीक, सबसे पहले परजीवी गाय कौन सी तैयार हुई थी? तो आपको याद रखना है रोजी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में अधिकतर उपयोग होता है? आपने पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग का चैप्टर खत्म कर दिया, यानी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर खत्म किया है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमने 2-3 यूजेस देखे थे, उसमें हमने आपको बताया था अधिकतर एक बैक्टीरिया होता है जिसका हमने हर जगह जिक्र किया है, चाहे हमने इंसुलिन का प्रोडक्शन किया हो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, तो भी हमने इस बैक्टीरिया का जिक्र किया था। तो वो बैक्टीरिया हमारा कौन सा है? वो है ई कोलाई। कौन सा है? ई कोलाई। कौन सा है? ई कोलाई। ठीक, तो ये आपको याद रखना है ई कोलाई। तो ई कोलाई जो है एक ऐसा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर बग किसे कहते हैं? तो सुपर बग आपको याद रखना है स्यूडोमोनास प्यूटिडा को। किसको कहते हैं? स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये आपको याद रखना है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। इसको हम क्या कहते हैं? सुपर बग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सुपर बग कहते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो सुनहरे चावल में आपको बताना है कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सुनहरे चावल यानी गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। ये चीज आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है किसके अंदर? गोल्डन राइस के अंदर, यानी कि सुनहरे चावल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल है? कौन सी ऐसी फसल है जो अंधत्व निवारण में सहयोगी होती है? मतलब किसी व्यक्ति को अगर कम दिखता हो, रतौंधी रोग हो गया हो, तो ऐसी कौन सी फसल है जो कि यूजफुल है, उपयोगी है उसके लिए? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये चावल की एक ट्रांसजेनिक किस्म होती है। तो गोल्डन राइस में आप देखेंगे इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है जो कि मदद करती है अंधत्व के निवारण में। तो अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल कौन सी है? तो आपको याद रखना है गोल्डन राइस। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इंसुलिन हमने आपको बताया था कि 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और दोनों पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है यहां पे पूछा गया है कि किसके माध्यम से जुड़ी होती है? तो आपको याद रखना है 3 सल्फाइड बंधों के द्वारा। किसके द्वारा? 3 सल्फाइड बंधों के द्वारा। 3 सल्फाइड बंधों के द्वारा। 3 सल्फाइड बंधों के द्वारा। और कौन सा सल्फाइड है? तो आपको याद रखना है 3 डाई सल्फाइड बंध। कौन से बंध होते हैं? डाई सल्फाइड बंध होता है। जैसे आपने एंटीबॉडी की संरचना पढ़ी है, वहां पे आपने देखा था कि प्रत्येक एंटीबॉडी की संरचना जो है 16 डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। उसी प्रकार से 3 डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा आप देखेंगे इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाएं जो है आपस में जुड़ी होती है। तो यहां पे लगभग 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 10 के, जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आप यकीन मान के चलिए, आप बोर्ड एग्जाम में भी देखेंगे चैप्टर 10 से अगर इनके अलावा आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कहीं पर भी आपको मिले, रिक्त स्थान में मिल जाए ये क्वेश्चन या सही विकल्प में मिल जाए, पर मिलेंगे आपको अधिकतर यही क्वेश्चन जो हमने आपको इंपोर्टेंट कराए हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।